गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट, हम फिजिकल वर्ड चैप्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं इन 11th क्लास। तो स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स फिजिकल वर्ड्स के पढ़े हैं, जैसे फिजिक्स किसे कहते हैं, साइंस क्या होता है और फिजिक्स का रिलेशन किस में है, फिजिक्स रिलेशन अदर साइंस एंड फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। इन सभी टॉपिक्स में मैंने स्टडीज़ किया। एक्चुअली हमने आपको बताया भी है कि फिजिकल वर्ड्स वो चैप्टर है जिसमें हम फिजिक्स के वर्ड की स्टडीज़ कर रहे हैं। फिजिक्स, पूरी फिजिक्स के बारे में आपको समझ में आने वाला है कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में स्टडीज़ की जाती है, फिजिक्स का रिलेशन क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक की स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टडीज़ करने वाले हैं जो एक अलग टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ द फोर्सेस इन नेचर। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, फोर्सेस इन नेचर। यह आपका टोटली 6 या 7 टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पहले आपको ये बता दूं कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पता भी है फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स का मतलब है पुश और पुल। किसी भी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर पुश पुल किया जाए तो बॉडी मूव करती है, मोशन में आ जाता है। तो ये हमारा फोर्स होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, F = m में मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगा, कब करेगा? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसको पुश किया जाए या पुल किया जाए तो वो बॉडी मोशन करती है, उसको हम फोर्स कहते हैं। बट कुछ ऐसे फोर्स हैं जो इंटरनल एक्ट भी होते हैं। हमने आपको ये भी देखा है, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दें तो अपने आप वो स्ट्रेच हो जाता है, अपने आप टेंसाइल हो जाते हैं, अपनी तरफ से कंप्रेशन होने लगते हैं उसके बीच में। तो वो चीज़ें हमने इंटरनल फोर्स के थ्रू देखा है। बट कुछ ऐसे फोर्स हैं जो नेचर्स में जो नेचुरली एक्ट होते हैं, जिसे हम नेचुरल फोर्स कहते हैं। हम उसी की स्टडीज करने वाले हैं, फोर्सेस इन नेचर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके पास टोटल 4 फोर्सेस हैं जो एक नेचुरल फोर्स होते हैं और ये सेल्फ एक्ट होते हैं किसी भी बॉडी पर। जैसे अगर अब बात कर लें एग्जांपल, पहले फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टार्ट कर लेते हैं। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली है क्या, पहले बता दें। यूनिवर्स में किसी भी 2 बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पहला पॉइंट कि किसी भी 2 बॉडी के बीच में, यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी हो, चाहे एक पर्सन मैं हूँ और अर्थ है, एक बॉडी सन है, कोई भी बॉडी छोटे से लेकर के बड़े तक, माइक्रोस्कोपिक बॉडी से लेकर के मैक्रोस्कोपिक बॉडी तक के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। किसी भी बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक्चुअली इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हैं। जैसे अगर इस बॉडी को अगर यहाँ से हम छोड़ दें तो ये नीचे चला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे और अर्थ के बीच में। उसी तरह से मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर ऐसा, जिस तरह से हमें अर्थ, अगर आप ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से अर्थ हमें खींची हुई है, क्या सन अर्थ को नहीं खींच सकता? सन का मास बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं खींच पा रहा है? हमारे कंपैरिजन में जैसे अर्थ का बहुत बड़ा मास है जिसने मुझे खींचा हुआ है अपनी तरफ, लेकिन अगर सन और अर्थ की बात करें, सन का मास बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली इसका रीज़न है कि डिस्टेंस दूर होने की वजह से वो खींच नहीं पाता, क्योंकि हर 2 बॉडी फोर्स लगाता है, हम भी एक फोर्स लगाते हैं, बट इसका पावर कम होता है। तो डिस्टेंस का ज़्यादा होने की वजह से इसका पावर उतना ही कम होने लगता है। तो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा गया, न्यूटन ने बताया कि जो 2 बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स हैं वो दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2।
ये पहला पॉइंट है कि अगर दोनों बॉडी का मास बढ़ाएंगे तो उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। दोनों डायरेक्टली का मतलब बता चुका हूँ भी हूँ, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और एक और चीज़, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r हो तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्चुअली देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर कोई बॉडी जितना दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होने लगेगा। तो दो चीज़ें पॉइंट मिलती है कि अगर दोनों बॉडी का मास बढ़ाया जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाई जाएगी तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम किया जाए तो फोर्स ज़्यादा। जैसे हमारे और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और दूर होने की वजह से कम लगता है। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो F जो है m1 m2 बाई r के स्क्वायर के इक्वल आएगा, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल G, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का है, और इससे इसी फोर्स फार्मूले को हम क्या कहते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस लॉ एक को ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है इसको, ये न्यूटन्स ने बताया है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसे कहा जाता है। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू होती है। कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू आपको बता भी है। मतलब इतना फोर्स हर एक बॉडी पे लगेगा, चाहे उसका मास हो या ना हो। अगर यूनिट बॉडी होगा तो उतना फोर्स लगता है, क्योंकि किसी बॉडी पे अगर यूनिट कुछ भी मास हो, तो अगर m1 की वैल्यू 1 हो जाए, r की वैल्यू 1 हो जाए तो F इक्वल टू जी हो जाएगा। तो मतलब फोर्स इक्वल टू जी, तो जी की वैल्यू जितनी है उतना ही फोर्स, तो इतना फोर्स हर बॉडी पे लगने वाला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको क्लियर हो चुका होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाले को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल लॉ किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ किसे कहते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियरली ये चीज़ क्लियर हो जाता है। अब बात कर ले इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिए ये हम होम असाइनमेंट में दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को, यहाँ से आप अपने टॉपिक को क्लियर करिए और नोट्स बनाइए। चलिए देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, आप प्रैक्टिकली देखे भी होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, मतलब हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं रिपल्सन नहीं होता। ये फोर्स रिपल्सन नहीं होता, अट्रैक्टिव करता है ओनली। जैसे ये मास और सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर है ना। तो जैसे हम और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको अपनी तरफ खींचा हुआ अर्थ। तो चलिए ये तो पता चल गया पहली प्रॉपर्टीज कि ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर्स होते हैं। क्लियर। चलिए अब अगले पॉइंट की बात कर लें कि दीज फोर्स आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर्स। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये सबसे कम पावरफुल फोर्स है, बहुत कम पावरफुल फोर्स है। आपको लगता होगा कि हमें इतनी तेज से पावर से खींचा हुआ है, क्यों ये कम पावरफुल फोर्स है? क्योंकि बेसिकली अगर इसको दूर कर दिया जाए तो डिस्टेंस ज़्यादा दूर होने की वजह से उसका फोर्स बहुत कम लगेगा। जैसे अगर मैं एक बॉडी हूँ और कोई बगल में मेरा एक और पर्सन हो, वो भी बॉडी, हमारे और दोनों के बीच में फोर्स बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से हम पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इसको वीकेस्ट फोर्स इन नेचर कहते हैं। बट अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हमें अट्रैक्ट किया हुआ है। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। और एक और चीज़, ये फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर रूल ओबेज द इनवर्स स्क्वायर रूल्स। इनवर्स स्क्वायर रूल किसे कहते हैं? इनवर्स का मतलब ये जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, इसको इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। तो ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। चलिए एक चीज़ क्लियर हो जाता है। और एक और चीज़, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, यहाँ पे एक और नाम बताते हैं। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज में आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर ये पार्टिकल, अगर हम
यहाँ से छोड़े तो उतने ही फोर्स लगेगा, और बॉडी को मैं ऐसे फेंकूँ चाहे इस तरह से जाए तो भी उतने ही फोर्स लगेगा। तो चाहे पाथ आप चेंज करिए या सेम पाथ पे खींचिए तो पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जो पाथ पर डिपेंड करते हैं उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। चलिए एक क्लियर हो जाता है। एक और पॉइंट, इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। अब बता दें सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स उसे कहते हैं जब दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की तरफ लगे। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ पे, तो एक ही लाइन में अट्रैक्ट कर रहा है। अगर एक ही लाइन में दोनों फोर्स अट्रैक्ट किया जाए तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती है। क्लियर। चलिए एक बार इसको रिकवर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहा जाता है किसी भी बॉडी, यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, दूसरा ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, बहुत कम पावरफुल होता है। क्योंकि अगर हम और किसी दूसरे पर्सन के बीच में हमारा बहुत कम फोर्स है, क्योंकि हम भी एक बॉडी हैं तो बहुत कम फोर्स लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मास कर दिया जाए तो उसका फोर्स बढ़ सकता है, और डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो कम हो सकता है। क्लियर। चलिए ये इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, क्योंकि ये आप देख भी रहे हैं, अगर इस तरह से अगर आपको कहीं भी मिले फार्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के तो इसको इन्वर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्लियर। चलिए एक और चीज, ये इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रल फोर्स उसे कहा जाता है जो एक ही लाइन में, लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक्ट होते हैं। दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स एक ही लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट हो, उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात क्लियर हो जाती है। अब बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की।